मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश, उनकी रिकमेंडेशन पर रोक लग गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को लेकर यूपी सरकार के एक फैसले पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसा छात्र के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत क्या कहा है, रोक लगाते हुए और ज्यादा जानकारी पीयूष से लेते हैं। पीयूष, यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक है और साथ में एनसीपीसीआर की जो रिकमेंडेशन थी मदरसों को लेकर उसे भी नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है सो? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को 2 पत्र लिखे गए थे एनसीपीसीआर की तरफ से और ये कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश ने इस मामले में मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ट्रांसफ़र का निर्णय लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। और यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कहा गया कि पत्र तो सिर्फ 2 राज्यों को लिखे गए, लेकिन इसका असर विभिन्न राज्यों में हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोक लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद के तर्क को सही मानते हुए इस मामले पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का ये तर्क सही है कि जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है शिक्षा देने का बच्चों को, उस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस मामले में 2 आदेश आज जारी हुए हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कदम नहीं उठा सकता जैसा कि एनसीपीसीआर की ओर से सिफारिश की गई थी। दूसरा, एनसीपीसीआर की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठा लिया है, यानी कि मदरसों से सरकारी स्कूलों में बच्चों के ट्रांसफर का, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ये गौर करेगा कि आखिर एनसीपीसीआर की तरफ से जो सिफारिश की गई वो कितनी वाजिब है और राज्य सरकारों की ओर से अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो कितने सही हैं और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का इस मामले में क्या कहना है। जी, बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी वो बहुत अहम थी। अब सभी राज्यों को नोटिस इस बाबत जारी किया गया है और 4 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब देना होगा। उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका जानकारी देने के लिए। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के रोहिणी में धमाका हुआ था, आपको याद होगा। इसकी जांच एक एक परत करके आगे बढ़ रही है और अब एक अहम सबूत हाथ लग गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जांच में 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। शनिवार की रात एक संदिग्ध सफेद रंग की टी-शर्ट पहने स्पॉट पर नजर आ रहा है। वो ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुका और फिर चला गया। इसके अलावा भी 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां भी चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है कि किसने क्या देखा और घटनास्थल की जांच की जा रही है। इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी साजिश के एंगल की भी जांच की जा रही है। और आइए बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में दिल्ली धमाके की जगह पर देखे गए थे 3 संदिग्ध। एक संदिग्ध सफेद रंग की टी-शर्ट में नजर आया है, सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है और ये तीनों संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पॉलिथीन बैग में रखा गया था विस्फोटक, जो सूत्र बता रहे हैं विस्फोटक को जमीन में दबाकर कूड़े से ढका गया था। यही वो एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ था सीसीटीवी में। और फिर उसके बाद देखिए सीसीटीवी जो सामने आया इसमें 3 संदिग्ध नजर भी आ रहे हैं। पॉलिथीन बैग में ये विस्फोटक छिपाकर रखा गया था, ये जानकारी मिल रही है। और विस्फोटक को जमीन में दबाकर कूड़े से छिपाया गया था, ये भी जानकारी मिल रही है। जो प्लानिंग की गई थी इस धमाके के लिए, वो प्लानिंग की को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। अब धमाके वाली जगह से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से अटैक हुआ। दिल्ली के प्रशांत विहार में रविवार की सुबह 7:45 पर एक जोरदार धमाका होता है।
धमाका इतना तेज था कि स्कूल की बाउंड्री वॉल में छेद हो जाता है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो दीवार पर उसको जले हुए निशान मिलते हैं। आप देखेंगे ये वो छेद है जो धमाके की वजह से हुआ था और दीवार अगर आप देखेंगे काफी दूर तक दीवार पर कुछ केमिकल जैसी चीजें पड़ी है, दीवार हल्की सी जल सी गई है। उसके बाद यहां पर एनआईए, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सीएफएसएल पहुंची थी। यहां पर एनएसजी की टीम ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया, खंगाला है। पुलिस को सीसीटीवी में 3 संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। एक संदिग्ध सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर जाता हुआ नजर आ रहा है जो शनिवार की रात को काफी देर तक इस स्पॉट पर लगा था। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग एक पॉलिथीन में जो विस्फोटक था उसको रखा गया था, गड्ढा खोदा गया आधे से 1 फीट का और उसके बाद उस गड्ढे में वो विस्फोटक रखा गया और उसके बाद को कूड़े से ढक दिया गया था और अगले दिन सुबह यह ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी, काफी ज्यादा धुआं उठा था, काफी दूर तक वो धुआं देखा गया था और आसपास की जो बिल्डिंग थी उसके कांच टूट गए थे, कारों के शीशे भी टूट गए थे। फिलहाल पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है जिसमें खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तानी एंगल, इसके अलावा नक्सलों के साथ साथ यह भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संदिग्ध 3 नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, उनको लेकर के पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। तो मौका घटना से आपने पुनीत की रिपोर्ट देखी। आइए कुछ डिटेल आपको और बताते हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर जो दर्ज हुई है इस मामले में, इस धमाके को लेकर, वो क्या है, इसमें क्या क्या है। रोहिणी ब्लास्ट केस में जो एफआईआर है उसमें क्या क्या बातें आपको बताते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि स्कूल की दीवार में बड़ा सा गड्ढा हुआ, जहां से पुनीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धमाके के बाद सफेद धुएं का एक गुबार उठता हुआ भी दिखाई दिया और कई किलोमीटर तक इसका एहसास भी रहा। धमाके वाली जगह सफेद पाउडर मिला है, सफेद पाउडर, और ये सबूतों का हिस्सा हो सकता है। धमाके से सामने की दुकानों के खिड़की के शीशे टूटे हैं, साइन बोर्ड तक टूट गए, ये भी जानकारी मिल रही है। और पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है कि जिसके जरिए कॉल आया था पीसीआर को, कॉलर ने ये बताया कि वो घर में सो रहा था, तभी जोरदार धमाके की आवाज आती है। इसी रोहिणी इलाके से किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी नहीं है और धमाका 20 अक्टूबर को सुबह लगभग 7:40 पे हुआ, ये एफआईआर में कहा गया है। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये मिनट्स आपको बता रहे हैं जो एफआईआर में मौजूद हैं। हमारे साथ पुनीत शर्मा भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस पूरे धमाके के पीछे जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एंगल भी हो सकता है, खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। क्या कुछ डिटेल में इस वक्त जांच के लिहाज से ये पूरी जानकारियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ एनआईए भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती तफ्तीश जो 4 एंगल पर आधारित है। सबसे पहले क्या किसी की शरारत तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया सुबह 7:45 पर, और जो जगह है वो भी एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदेशा है, ऐसा शक है कि हो सकता है ब्लास्ट के द्वारा किसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई हो, यानी कि मकसद था कि कैजुअल्टी ना हो लेकिन एक मैसेज जाए जांच एजेंसियों को। दूसरा खालिस्तानी एंगल, क्योंकि ब्लास्ट के कुछ देर बाद ये एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आता है जिसमें खालिस्तानी संगठन इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेता है और इस बात को आगाह करता है जांच एजेंसियों की अगर उनके ऊपर एक्शन हुआ तो आगे से ये धमाके और भी किए जाएंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर। इसके अलावा पाकिस्तानी एंगल भी इसमें तलाशा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाक बेस्ड कुछ टेरर ग्रुप है जो दिल्ली और इसके अलावा कई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ स्कूल है, तो लिहाजा इस एंगल से भी तफ्तीश चल रही है कि कहीं किसी नक्सली गिरोह का तो हाथ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर जो सीआरपी है वो लगातार नक्सलियों के ऊपर नकेल कस रही है, लगातार उनके खिलाफ अभियान चला रही है, तो उसको लेकर भी हो सकता है ये उनकी तरफ से ब्लास्ट किया गया हो। तो ये तमाम एंगल हैं जिन पर फिलहाल जांच एजेंसी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उनमें से 3 लोगों के बारे में पता चला, तो ये 3 संदिग्ध थे जिसमें से एक व्हाइट टी शर्ट पहने हुए था, उससे लगातार उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई है और लेकिन अभी तक
किसी भी नतीजे पर जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा जांच एजेंसी को इंतजार है, एनएसजी की फोरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची थी, जिसने सैंपल्स इकट्ठे किए थे, उनकी रिपोर्ट का, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट था इसमें किस तरीके के सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। 3 स्तर पर जांच आगे बढ़ रही है। एक पाकिस्तानी एंगल को भी खंगाला जा रहा है, दूसरी तरफ खालिस्तानी एंगल की भी जांच हो रही है इन्वेस्टिगेशन में। और क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल की बात है तो ऐसे में क्या नक्सली एंगल भी जुड़ा हुआ है, ये भी, इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जितेंद्र हमें पहुंचा रहे थे। पुनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं जहां घटना हुई है, जहां धमाका हुआ है। पुनीत, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर मिली है रोहिणी धमाके से जुड़ी हुई, वो ये कि TV9 पर पीसीआर कॉल का ऑडियो मौजूद है। जिस शख्स ने जानकारी दी उसका ऑडियो है हमारे पास। कॉलर ने दी थी धमाके की जानकारी और सबसे पहले पुलिस को बताया गया था कि यहाँ पर धमाका हुआ है। सुनिए ये कॉलर क्या कह रहे हैं। नमस्कार दिलीप भाई। हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सी स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने। मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, और जल्दी। सीआरपी स्कूल के पास कैसे, किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा, मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। और एक और अपडेट ये है कि दिल्ली धमाके के चश्मदीद ने TV9 को ये बताया धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था, जबरदस्त था। ये चश्मदीद की तरफ से बताया गया। काफी ऊंचा धुएं का गुबार भी देखा गया और ये तस्वीरों में भी दिख रहा है कि किस तरह से ऊंचा धुएं का गुबार दिख रहा है। कई किलोमीटर तक का इसका असर भी देखने को मिला है। जांच आगे बढ़ रही है। एनएसजी की रिपोर्ट का इंतजार है कि अब एनएसजी ने जो जांच पड़ताल की है, फॉरेंसिक्स ने अपना काम किया है, वहां से सबूत इकट्ठा किए हैं। अब आगे जांच बढ़ रही है। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त नरेश कादियान नाम के जो शख्स हैं वो ठीक यहाँ पर बैठ करके अपना काम कर रहे थे। ये खिड़की खुली हुई थी, सामने बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, सुबह जब कल धमाका हुआ आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, किस तरीके से आपने धमाका देखा? ये स्लोटर हाउस पे मैं काम कर रहा था। गाजीपुर वाला स्लोटर हाउस है, वो इलीगल तौर पे चल रहा है, जो नियमानुसार नहीं है। एनजीटी में मैंने केस किया हुआ, उस सिलसिले में रिसर्च का काम कर रहा था। यहाँ बैठ के 6 बजे 6:30 बजे मैं आया था, तो 7:30 बजे 7:50 पे 40 पे मेरे को धमाके की आवाज़ सुनी और खिड़की हिली मेरी। तो खिड़की हिली तो फिर धुआं का गुब्बारा उठा, तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया और 112 पे पुलिस कॉल कर दी। उसके बाद आप आगे की तरफ गए या क्या देखा आपने कि पुलिस, चूंकि यहाँ पे अंदर भी आई थी फोर्स जो थी, आपने देखा फोर्स आई थी, क्या चेक कर रहे थे, कुछ देखा आपने? वो जो ऑफिसर थे पुलिस वाले, वो बाहर अपने चेक करने के बाद वो अंदर आए थे इसके सीआरपीएफ के परमिसेस में, क्योंकि जैसे बताया गया दीवार में छेद भी हुआ है। तो काफी देर तक उन लोगों ने सर्च किया यहाँ पे? वो 11-12 बजे तक वो यहाँ मौके पे रहे। तो धुआं किस तरीके का था, कितनी देर धुआं आपको दिखाई दिया और कितना ज्यादा धुआं था? धुआं बहुत ज्यादा था और साथ में पक्षी भी उड़े। जब धमाका हुआ तो पक्षी भी उड़े, 25-30 पक्षी मेरे को उड़ते हुए नजर आए। और जैसी आवाज़ थी धमाके की, जबरदस्त धमाका था, मेरे को उसी से अंदाज़ा लग गया कि बम ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद धुआं ये सामने मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा धुआं था। तो चश्मदीद को आपने सुना और धमाके की साजिश के पीछे कौन कौन किरदार है, अब ये सबसे बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ा काम है। रोहिणी ब्लास्ट केस क्या कहती है, शुरुआती जांच अब आपको बताते हैं। जो इस वक्त जांच आगे बढ़ी है, धमाके की मंशा किसी को चोट पहुंचाना नहीं, जो धमाके की मंशा रही और मैसेज देना ज्यादा लग रहा है कि संदेश देना चाह रहा था। कारण क्या, छुट्टी वाले दिन ब्लास्ट किया गया, वो इसी तरफ इशारा करता है। वजह इसीलिए ये सामने आ रही है कि मकसद नहीं था, लेकिन छुट्टी वाले दिन पे निशाना किया गया। नक्सली साजिश का भी शक है क्योंकि अलग अलग एंगल सामने आ रहा है। कारण क्या है इसका, वजह क्या है, कुछ महीनों से नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ का अभियान लगातार तेज है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है। एक और हाथ बताया जा रहा है, पाकिस्तानी लिंक। क्यों बताया जा रहा है, इसका वजह क्या है? वायरल पोस्ट में आतंकी संगठन के नाम पर ब्लास्ट की जिम्मेदारी है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 3 एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, जिसके तहत जांच एजेंसियां के जो कान हैं वो चौकन्ना है। और पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
पुनीत, हम चाहेंगे कि जिस जगह आप हैं धमाके वाली जगह पर वो तो दिखाएं ही, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन किस डिटेल में निकलकर सामने आ रही है? क्यों आखिर छुट्टी वाले दिन इस एरिया को निशाना बनाया गया, वो भी सीआरपीएफ स्कूल के सामने? ये जो पूरी गतिविधि हुई, क्या सीआरपीएफ टारगेट था? इसको लेकर एक मैसेज देना था? बिल्कुल, देखिए ये जो 3 एंगल हैं जिसमें खासतौर से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार को टारगेट किया गया है, वो ये भी हो सकता है कि नक्सली इसके पीछे हों और पाकिस्तानी हाथ भी हो सकता है, तीसरा खालिस्तानी हाथ भी हो सकता है। ये सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दीवार है हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर पूरा जो दीवार में आपको छेद नजर आएगा, ये दीवार में छेद हो जाता है। लगभग आधे फीट मोटी दीवार है, काफ़ी मजबूत दीवार है और इसके चारों तरफ आप देखेंगे दूर तक ये पूरी दीवार पे काला काला जला हुआ चीज़ है, यानी कि ये जो केमिकल जिसका इस्तेमाल किया गया था वो पूरा इसके दीवार के ऊपर तक रहा। जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ में लगी है उसमें साफ नजर आ रहा है एक संदिग्ध सफेद टी शर्ट पहने, जो कि एक रात पहले यहां पर उस वक्त पहुंचता है, काफी देर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां से जाता है। यानी कि जो प्लानिंग थी पहले से की जा रही थी, लेकिन एग्जीक्यूट उसको एक रात पहले किया गया था और टोटल 3 संदिग्ध इसमें नजर आ रहे हैं। ब्लास्ट कुछ इस तरीके से किया गया था कि एक पॉलिथीन ली गई थी, पॉलिथीन के अंदर जो एक्सप्लोजिव था उसको रखा गया और यहां पे बाकायदा गड्ढा खोदा गया पेड़ के पास में। दीवार और पेड़ के बीच में जो गड्ढा नजर आ रहा है, यहां पे गड्ढा खोदा गया था। लगभग आधे से 1 फीट का ये गड्ढा था और उसके बाद उसको कूड़े से ढक दिया गया था। कूड़े से ढकने के बाद अगले दिन सुबह 7:45 करीब में ये यहां पर ब्लास्ट हुआ था। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंटेंसिटी किसी को मारने या जख्मी करने की नहीं थी। बम को इस तरीके से प्लांट किया गया था कि धमाका भी हो जाए और उसकी गूंज जहां तक देनी है वहां तक पहुंच भी जाए। ये एक बड़ा मामला है जिसको जहन में रख करके जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो काम कर रही है, क्योंकि ये धमाका अगर एक दिन बाद या एक दिन पहले होता तो काफी कैजुअलिटी हो सकती थी। बच्चे यहां से निकलते हैं, स्कूल की बसें यहां पर रुकती हैं, लेकिन ये जो धमाका था वो बिल्कुल दीवार में किया गया और ऐसी जगह किया गया जहां पर अमूमन कोई ना जाता हो। और जो समय चुना गया था वो एकदम सुबह का समय चुना गया था ताकि कोई जख्मी ना हो। लेकिन इसमें दूसरा एंगल भी है जिस पर पुलिस जांच करी, वो ये भी हो सकता है कि धमाके की टाइमिंग गलत हुई हो, वो मिस की गई हो। टाइमिंग धमाका किसी और वक्त में होना हो, शायद सोमवार को होना हो और ये धमाका पहले हो गया। तो ये कई एंगल हैं जिनको लेकर के अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच कर रही है। खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तानी एंगल, नक्सली एंगल, ये तीनों मुख्य। इसके अलावा एक और एंगल है शरारती, हालांकि इसको पुलिस नकार नहीं रही है लेकिन इस पर भी जांच कर रही है। अभी बड़ी बात बता रहे हैं पुनीत कि किस तरह से जांच के अलग अलग जो किरदार हैं, जिस एंगल से आगे बढ़ रही है जांच, उसके आधार पर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर पड़ताल करेगी, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई जब धमाका होता है, उसके आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे, जिससे कई राज बेपर्दा हो सकते हैं। पुनीत, आऊंगी मैं आपके पास। और दिल्ली धमाके में पाकिस्तानी कनेक्शन का शक भी है, जैसा कि पुनीत जानकारी दे रहे थे। इससे पहले जितेंद्र ने भी बताया धमाके में विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका है। पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर धमाके का दावा किया गया और मैसेज पाकिस्तान से कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। तो देखिए, ये भी बात निकलकर सामने आई है। और दिल्ली धमाके के पाकिस्तान कनेक्शन पर एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी है। टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी गई है कि वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी गई है, जो वायरल पोस्ट में दावा किया गया है। वायरल पोस्ट में दिल्ली ब्लास्ट का इशारा किया गया था और ये टेलीग्राम पर आया था, इसीलिए अब टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और क्या पाकिस्तान की इसके पीछे साजिश है? देश की राजधानी में पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली धमाके की चर्चा क्यों हो रही थी? इसी को लेकर सबके कान खड़े हो गए हैं। धमाके के पीछे विदेशी जो ऑपरेटिव्स है उसका हाथ बताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर धमाके का दावा किया गया। टेलीग्राम चैनल पाकिस्तान में और वहां पर दिल्ली धमाके की चर्चा होती है। मैसेज पाकिस्तान से कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट होते हैं, फिर अलग अलग जगह पहुंचते हैं। कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं पर भी अपडेट शेयर होता है। ये भी एक बड़ी डिटेल निकल कर आई है। दिल्ली धमाके के पीछे आईएसआई की भूमिका की भी जांच की जा रही है कि कहीं आईएसआई का हाथ तो नहीं। एजेंसियां सभी मैसेज की बारीकी से जांच करती हुई दिख रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है। सभी मैसेजेस, जो भी वायरल मैसेजेस हैं, उसकी जांच पड़ताल की रही है और बारीकी से जांच की जा रही है। पुनीत, क्या टेलीग्राम चैनल के आधार पर जो जांच आगे बढ़ रही है,
जो दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी भी लिखी है टेलीग्राम को कि बताइए कि आखिर पाकिस्तान में बैठकर दिल्ली धमाके की चर्चा कैसे हो रही थी। तो क्या इसका पाकिस्तान कनेक्शन है? क्या साजिश वहां बैठकर रची गई? देखिए, एक बहुत इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जो हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि इसमें किसी लोकल मॉड्यूल का भी हाथ हो सकता है। मतलब कि ये जो साजिश है वो रची विदेश में गई है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो है वो लोकल स्तर पर कराया गया, यानी इंडियन स्तर पर ही जो काम करने वाले लोग थे वो यहाँ के भी हो सकते हैं और हो सकता है दिल्ली के भी हो। ये एक इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से निकल के। दूसरा, जस्टिस फॉर लीग के नाम से जो टेलीग्राम था वो उस पे इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तानियों ने ली थी और उस पे बाकायदा मैसेजेस को सर्कुलेट किया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान में बैठे टेलीग्राम में कई हैंडल से उसको वीडियो जो थे इस धमाके के उनको शेयर किया गया था। इनके बारे में पूरी बातचीत की जा रही थी। धमाका यहाँ होता है और तुरंत उसकी चर्चा और उसकी जिम्मेदारी टेलीग्राम पर खालिस्तानी भी वहाँ पर लेते हैं। तीसरा एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ISI का भी आ रहा है कि क्या ISI ने बैठ करके ये हमला कराया है और कोई इसके पीछे कोई चेतावनी देने की कोशिश की गई थी। कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके में जो CCTV में संदिग्ध नजर आया है तो 24 घंटे का यानी ब्लास्ट से पहले का और 12 घंटे बाद तक का जो पूरा डेटा डंप डेटा है मोबाइल टावर्स का, उनको अब इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से मोबाइल यहां पर एक्टिव थे, किन मोबाइल के जरिए विदेशों में बैठ करके बातचीत हुई है, क्या VoIP नंबर का इस्तेमाल किया गया है, क्या इंटरनेट के जरिए बाहर विदेश में बैठे लोगों से बातचीत की गई है और वहां से उनको दिशा निर्देश मिला और उसके बाद इस पूरे मामले को यहां पर एग्जीक्यूट किया गया है। यहां पर डंप डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कई मोबाइल टावर का इस वक्त इकट्ठा किया गया है। दूसरा, आसपास के कई किलोमीटर एरिया, लगभग 10 किलोमीटर एरिया का जो CCTV है उसको खंगाला जा रहा है। जब सबसे क्लोज सफेद टी शर्ट पहने शख्स का CCTV पुलिस के हाथ लगा है तो उस पूरे रूट को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर वो सफेद टी शर्ट पहने शख्स वो किस तरफ से आया था, क्योंकि वो काफी देर तक ब्लास्ट वाली ठीक इसी जगह पर रहा था और यहीं पर गड्ढा बनाया गया था, वहीं पर जो एक्सप्लोजिव था उसको गड्ढे में रखा गया था और फिर अगले दिन ब्लास्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के जो ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ रोहिणी प्रशांत विहार में, इसका जो तार है वो विदेशों से और खासतौर से पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर कहीं ना कहीं आ रहा है। इनिशियल प्रोब यहाँ भी जो इशारा कर रहा है जी, और जैसे कि इनिशियल प्रोब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में सीधा सीधा इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल में किस तरह से चर्चा हो रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मौजूद है। और देखना होगा कि जांच की परतें आगे खुलती हैं तो क्या कुछ और डिटेल सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच आपको बताते हैं जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आतंकी हमला जो हुआ उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं लोग और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांदरबल में आतंकी हमले के खिलाफ नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के पुतले भी जलाए हैं। कल रात आतंकी हमला होता है गांदरबल में, जब मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किलिंग होती है और जम्मू में इसका असर देखने को मिला है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को आप देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान का पुतला फूका गया, आतंकी हमलों का पुतला फूका गया और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकित भट्ट की रिपोर्ट जम्मू से दिखाते हैं आपको। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद पूरा देश जो है वो गुस्से में है। तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार यहाँ पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकवाद का यहाँ पर जो पुतला है वो यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जलाया जा रहा है। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो श्रीनगर में जो गांदरबल में जो कल घटना हुई है इसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और जल्द से जल्द आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करना चाहिए। पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा फूका गया है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि गांदरबल में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए की टीम भी गांदरबल पहुंच चुकी है। आतंकियों की फायरिंग में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हुई है। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में ये आतंकी हमला हुआ। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है गांदरबल और यहीं पर ही अटैक किया गया, मजदूरों को निशाना बनाया गया, 1 डॉक्टर की भी मौत हुई है।
तो एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा रोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग हुई है। इससे पहले भी बीते सालों में टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अगर 2024 की बात करें तो हाल ही में ये अटैक हुआ जहां पर टारगेट किलिंग हुई। 20 अक्टूबर 2024 गांदरबल में 7 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। 16 अक्टूबर 2024 को आपको बताएं शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई। फिर 18 मई 2024 शोपिया में बीजेपी नेता की हत्या की गई। 2024 में कई घटनाएं हुई। मई में घटना हुई पहलगाम में, जयपुर से आए दंपत्ति पर फायरिंग की गई। 17 अप्रैल 2024 अनंतनाग में बिहार के कामगार की मौत हो गई, बिहार के कामगार की हत्या कर दी गई। फिर 8 अप्रैल 2024 की तारीख जब श्रीनगर में दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या की गई। टारगेट किलिंग पिन पॉइंटेड अटैक होता है जो आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। 7 फरवरी 2024 की तारीख हब्बा कदल सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो 2024 का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कैसे फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की है। इस दौरान उनका हालचाल जाना है। तस्वीरें आ चुकी हैं, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। और महराज इस वक्त हमें और ज़्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महराज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज सिन्हा की जब वो घायलों से जाकर अस्पताल में मिले हैं, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है। कुछ लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करिए। इधर से आ जाओ। अगर साहब आपके एरिया में ये हुआ है तो क्या जानकारी है आपके पास और क्या अभी पता चला है आपको? देखिए, जानकारी तो मेरे पास भी वही है जो आपके पास है, उसके से ज़्यादा मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है। बेगुनाह लोग जो थे वहाँ पे लेबरर्स थे, कुछ लोकल थे, कुछ बाहर के थे और एक डॉक्टर था बेचारा। तो बेगुनाह जाने जो हैं वो तलफ हुई हैं। तो मैं पूरे तरीके से इजहार हमदर्दी करता हूँ इन तमाम ख़ानदानों के साथ जिनके बच्चे यहाँ पे कल इस वाक़े में जिनकी जान गई। अल्ताफ़ साहब, ये एरिया अगर देखें तो बाकी जम्मू कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एरिया था और यहाँ पे इस तरीके की वारदात होना कितनी चिंता की बात है। वाकई यहाँ हालात ठीक रहते थे और ये हम सब के लिए सरप्राइज़ की बात है कि यहाँ पे ये वाक़या हुआ, अचानक हुआ। और ख़ास तौर पे जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ तो बिल्कुल ही हमेशा ही अमन रहा है। तो अब ये उन इदारों का काम है जिनकी ये ज़िम्मेवारी है, वो ये देखें कि ऐसा वाक़या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ। ये उनका काम है, हम उनको कहेंगे भी, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान होना था वो हुआ। ओवरऑल कितनी चिंता की बात है कि इस एरिया में भी अगर मिलिटेंट प्रेजेंस एक बार फिर से आ गई तो? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये है, ये एरिया ठीक था, तो मुझे यकीन है कि एरिया ठीक रहेगा। और महराज, हम बातचीत सुन रहे हैं जो वहाँ पर इलाके के प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलाका सेफ इलाकों में जाना जाता था, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों ने यहाँ पर टारगेट किया गांदरबल में। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच रही है? बिल्कुल बता दें आपको निधि, बिल्कुल ये जो है सांसद है और यहाँ पे कहे मियाँ अल्ताफ़ जो कि दक्षिणी कश्मीर से सांसद है और इनका साफ कहना था इसी इलाके से जो है वाबस्तगी रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका साफ कहना था कि ये इलाका जो है शांतिपूर्ण इलाका माना जाता है, कहीं भी ऐसी घटना यहाँ पे नहीं देखने को मिली। एक टूरिस्ट इलाका है, लेकिन निस्संदेह बता दें आपको कि कल की घटना के बाद जो है पूरे इलाके में जो है माहौल सहमा हुआ सा लग रहा है। और बता दें आपको कि अभी जो ये जहाँ पे ये टनल प्रोजेक्ट चल रहा है गगनगीर में, वहाँ पे आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी किया गया है। बता दें आपको कि जो एनआई की स्थानीय टीम है वो पहुंची है, जबकि दिल्ली की एनआई टीम जो है वो पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो इस वर्ष के सबसे बड़े जो कह सकते हैं कि ये मिलिटेंट घटना जो है या मिलिटेंट अटैक जो है वो ये माना जा रहा है। और इससे निस्संदेह जहाँ पे राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, वहीं पे अब सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती सामने आई है। क्योंकि बता दें आपको कि 7 जो
कर्मी हैं इसमें मारे गए हैं, जबकि 6 जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो निस्संदेह एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए, और अभी जो है सेना को भी जो है पूरे ऑपरेशन में बुलाया गया है। तो ये मल्टीपल और पूरा कह सकते हैं कि जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है गगनगियर इलाके में, ताकि जो हमलावर है उनको दबोचा जाए। जी नीति, बड़ी जानकारी महराज हम तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की जो दिल्ली की टीम है वो पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग एक बार फिर से बढ़ी और इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला भी बताया जा रहा है, जैसा कि महराज बता रहे थे। शुक्रिया महराज डिटेल में जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ गया है। जवानों की बदौलत 10 सालों से कश्मीर में शांति है, घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है। विगत एक दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। और आतंकवादियों की फायरिंग में मारे गए शशि अब्रोल के परिजनों से बात की संवाददाता अंकित भट्ट ने। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में शशि अब्रोल जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, उनको भी आतंकियों ने गोली मारी। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में शशि अब्रोल के परिवार में। यहां पे गम का माहौल है। कल बड़ा दिन था क्योंकि कल करवा चौथ था, लेकिन कल जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो है पूरा परिवार यहाँ पर रोता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, कितने बजे आपकी बात हुई उनसे? मेरी नहीं हुई, बहू की हुई, मेरी नहीं। कब हुई आपकी आखिरी बात? जब वो गया ना दिल्ली, वहाँ पर तब, हाँ तब हुई। क्या बोला, कब वापस आऊंगा? दिवाली पर आना था, दिवाली था, लड़के ने भी आना था, उसने भी आना था। ये तो पता नहीं हमें, नहीं पता चला। आपको किसी ने कांटेक्ट किया? वो जो आतंकियों को ऐसा कल से साफ तौर पर वो तो सेवा कर रहे थे वहाँ के लोगों की। आप क्या लगती हैं? मैं बड़ी भाभी हूँ। अच्छा, बड़ी भाभी। क्या बात हुई आखिरी आपसे? बात तो यही हुई कि शाम को जैसे ये थालियां बटाने के लिए गए हैं, बटा कर जाने से पहले इसकी बात हुई है रुचि की। तो बात होने के बाद कहने कि मैं आकर के जब चांद देखती हूँ तो मैं उसके बाद आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद जैसे मंदिर से होके आए तो फिर कॉल हो ही नहीं पाई। कितने सालों से थे वहाँ? फिर ये थोड़ा सा हमें फोन मतलब कि न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि गांदरबल में हुआ है। तो हमें ये था कि वो वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन हमने बाकी नाम सुने, उसका नाम नहीं आया था तब तक। कौन कौन है परिवार में? परिवार में तीनों भाई हैं, बहन है, माता पिता जी हैं, सभी बच्चे प्राइवेट काम करते हैं। बच्चे क्या है? शशि दोनों बेटे हैं। शशि उनके एक बेटा है और एक बेटी है। कौन सी बेटा क्लास? बाहर पढ़ रहा है, बेटी? अभी 1 महीना डाल के, बेटी 4th में है। देखिए, शशि जी की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। भाई से कब बात हुई आखिरी? मेरी कोई बात नहीं हुई। कब पता चला आपको? मेरे को कोई 3 बजे के करीब पता चला था, 3 साढ़े 3 के करीब। पहले कह रहे थे इंजर्ड है, तो वो स्किम्स में ले गए हैं तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3 साढ़े 3 बजे पता चल गया था। किस तरीके का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा था सर। अभी भी यकीन नहीं आ रहा। देखिए, बोल नहीं पा रहे, समझ सकते हैं क्योंकि पूरा परिवार जो है वो गम में है, क्योंकि करवा चौथ का भी दिन था।
तो परिवार गमगीन है और इस बीच गांदरबल आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर बरसे हैं फारूक अब्दुल्ला। जी हां, पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला का जवाब आया है। कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा का बड़ा बयान आया है। हमले के पीछे विदेशी हाथ हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहती और इसलिए ये हुआ है। हम इसका करारा जवाब देंगे। कुछ ताकतें हैं, उसमें विदेशी भी हो सकती हैं, बाकी भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति हो, लोगों को अच्छी जीवन शैली उनकी अच्छी हो। और उन सब परिवारों के साथ मैं आई शेयर माई ग्रीफ विद देम। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी उमर साहब डिसाइड करेंगे। हम चाहते हैं ये जो ताकतें हैं ये वो सतर्क हो जाएं, वो जितना भी कमज़ोर करने की कोशिश करें हिंदुस्तान को। हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो बहुत सक्षम हैं, वो उससे लड़ेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। और जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार का बयान भी आया है। घटना काफी दुखद है, ये कहना है सुरेंद्र कुमार का। मृतक के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। एलजी सीएम कह चुके हैं दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस हादसे की इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। इन लोगों ने ये किया है, उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई और जम्मू कश्मीर को दहलाने वाली नापाक साजिश का भी खुलासा हुआ है। आतंकियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये खुलासा हुआ है। नकली प्रोफाइल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में ऐसे मामलों में अचानक से बढ़ोतरी आ गई और जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो वर्चुअल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं और लगातार इन साजिशों के तहत कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है नकली प्रोफाइल्स तक बनाई जा रही हैं और वर्चुअली नेटवर्क, आतंकियों का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि घाटी को दहलाने की ये नापाक साजिश है जो सामने आई है निकलकर। आईएसआई का प्लान डीकोड हो गया है। दरअसल आतंकियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकियों की भर्ती कराई जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। नकली प्रोफाइल बनाई जा रही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। ब्रेन वॉश के लिए दिखाते हैं भड़काऊ वीडियो लोगों को, युवाओं को, और ग्रुप से जुड़ने वालों को भड़काऊ साहित्य पढ़ाया जा रहा है। सैयद कुतुब नामक चरमपंथी से जुड़ा साहित्य पढ़ाया जा रहा है। कुतुब की विचारधारा से कई कट्टरपंथी संगठनों को प्रभावित अब तक किया गया है। तो ये ऑनलाइन गेम चल रहा है जिसके जरिए आतंकी ऑनलाइन खड़े किए जा रहे हैं और इस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है।